हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लर्निंग टॉपिक को, और लर्निंग टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को। अब हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ लर्निंग टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया है वो उसकी जो आज जो उसकी ये है पार्ट 3, मतलब तीसरी क्लास है लर्निंग टॉपिक की। इससे पहले मैंने मेमोरी पढ़ा चुका हूँ, मैं आप लोगों को अटेंशन पढ़ा चुका हूँ और प्रत्यक्षण पढ़ा चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं तो एक बार चैनल नितेश एजुकेशन 27 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको जो है यूपी पीजीटी साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट दिखेगी। ये देखिए यूपी पीजीटी साइकोलॉजी। तो यूपी पीजीटी साइकोलॉजी की ये जो क्लास थी लास्ट वाली, ये 31वीं क्लास है। ठीक है, 31वीं क्लास है, यानी कि 31 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की जो क्लास है ये हमारी 32वीं क्लास होगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है लर्निंग टॉपिक स्टार्ट किया है और पहला पार्ट था लर्निंग क्या है, सेकंड पार्ट था पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो है हम लोग देखेंगे आज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, आखिर ये होता क्या है, किसने दिया, और इस थ्योरी को और किन किन नामों से जाना जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसे हम लोग और किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, और हो सकता है बोलने में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएं तो उसको इग्नोर करिएगा और मैं उसे सही करने की कोशिश भी करूँगा। तो देखिए, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, या जिसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर जिसे साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, है ना, इसे सबसे पहले दिया था बीएफ स्किनर ने। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बीएफ स्किनर, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। अब इनकी थ्योरी को और किन किन नामों से जाना जाता है इसे देखिए। तो सबसे पहला जो नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। सबसे पहला जो नाम है, इनकी थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा जो नाम है, इनकी थ्योरी को हम लोग CNS मीडिएटेड लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। देखिए, इसके सारे नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर में चाहे पीजीटी हो चाहे यूजीसी नेट हो, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि फलाने की थ्योरी को, फला थ्योरी को और किस किस नाम से जाना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेकंड है, देखिए, CNS मीडिएटेड लर्निंग थ्योरी, यानी CNS का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS का मतलब हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो CNS का मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर आधारित लर्निंग थ्योरी, अधिगम सिद्धांत। ठीक है, ये भी इस नाम से भी जाना जाता है। तीसरा नाम है इसका टाइप 2 और सेकेंडरी लर्निंग थ्योरी, यानी कि द्वितीयक अधिगम सिद्धांत या टाइप 2 अधिगम सिद्धांत। चौथा नाम है इसका आर टाइप लर्निंग थ्योरी। आर टाइप लर्निंग थ्योरी का मतलब, आर टाइप का मतलब होता है रिस्पोंडेंट। ठीक है, आर टाइप का मतलब क्या है यहाँ पर, रिस्पोंडेंट लर्निंग थ्योरी, यानी कि क्रिया प्रसूत कह सकते हैं। ठीक है, या क्या लेते हैं, हाँ, रिस्पोंडेंट लर्निंग थ्योरी भी हम लोग इसको कहते हैं। अगला नाम है एमिटेड लर्निंग थ्योरी। देखिए, याद करिएगा, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था पावलोव की जो थ्योरी है उसको एलिसिटेड लर्निंग थ्योरी कहते हैं। एलिसिटिव बिहेवियर, यानी कि जब प्राणी के अंदर से हम किसी भी व्यवहार को ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं एलिसिटिव बिहेवियर, इसलिए पावलोव की थ्योरी को एलिसिटेड लर्निंग थ्योरी कहा जाता था। और जो स्किनर की थ्योरी है इसे एमिटेड लर्निंग थ्योरी कहते हैं। एमिटेड का मतलब ऐसा व्यवहार जो प्राणी के अंदर से स्वतः स्फूर्त होता है, क्रिया प्रसूत करने के बाद स्वतः स्फूर्त होता है, उसे एमिटेड लर्निंग थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इसको बोलते हैं RS थ्योरी, यानी RS थ्योरी का मतलब रिस्पोंडेंट स्टिमुलस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगला नाम है इसका रीइंफोर्समेंट थ्योरी, यानी कि पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, यानी कि पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है। अगला है लर्निंग बाय कंसिक्वेंस। लर्निंग बाय कंसिक्वेंस का मतलब ये हुआ परिणाम आधारित अधिगम। और जो लास्ट नेम है इसका
इस थ्योरी को यानी कि स्किनर की थ्योरी को एम्प्टी ऑर्गेनिज्म अप्रोच यानी रिक्त प्राणी उपागम का सिद्धांत या उपागम के नाम से भी स्किनर की थ्योरी को जाना जाता है। तो हम लोग फटाफट से देखेंगे क्योंकि थ्योरी बहुत लंबी है, तो इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह के अनुबंधन का अन्वेषण सर्वप्रथम बीएफ स्किनर द्वारा किया गया। यानी कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, ये याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया है, बीएफ स्किनर के द्वारा, यानी कि बीएफ स्किनर ने इसको दिया था। अब आगे देखिए क्या लिखा है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया। ऐच्छिक मतलब वॉलंटरी, जो जब हम चाहते हैं तब कोई अनुक्रिया करते हैं तो उसे ऐच्छिक बोलते हैं। इसीलिए मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेस्ड बताया था अभी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आधारित सिद्धांत है इनका। तो इन्होंने देखिए आगे क्या कहा, उन्होंने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती है। यानी कि जब कोई प्राणी किसी चीज़ को सीखने के लिए सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, तब जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। तो स्किनर ने इसे क्या कहा, देखिए क्रिया प्रसूत ऑपरेंड, क्योंकि प्राणी उस सिस्टम में, उस निकाय में स्वतंत्र होता है एक्टिविटी करने के लिए, और उस एक्टिविटी के फलस्वरूप उसे परिणाम की प्राप्ति होती है। आगे देखिए क्या है, क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं, शुरुआत में मैंने बता दिया, और उनके नियंत्रण में रहती हैं। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसीलिए बोला कि वो अनुक्रियाएं जो मानव के नियंत्रण में होती हैं उसे क्रिया प्रसूत कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इन्होंने क्रिया प्रसूत का उपयोग क्यों किया। क्रिया प्रसूत पद का उपयोग किया गया है क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन का मतलब क्या है, कंडीशनिंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाता है। अब देखिए स्किनर ने जो प्रयोग किए थे, जैसे मैंने पेवलोव में भी बताया था, छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जैसे पेवलोव हैं, स्किनर है, थॉर्नडाइक हैं, उन्होंने जिस पर एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था। तो पेवलोव ने जो है डॉग के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। इसी तरीके से स्किनर की बात करें तो इन्होंने चूहों और कबूतरों पर अपने अनुबंधन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने भी जो है कि अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे बिल्ली पर उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, ये जो एक मतलब जो इनका प्रयोग है इसमें क्या था, देखिए एक भूखा चूहा था जिसे एक विशेष प्रकार के बॉक्स में डाल दिया गया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। अब उस बॉक्स में चूहा जो है स्वतंत्रतापूर्वक घूम फिर सकता था, परंतु इससे बाहर नहीं जा सकता था, ठीक है। बॉक्स की दीवार पर एक लीवर लगा था जिसका संबंध बॉक्स की छत पर लगे एक भोजन से था, ठीक है। लीवर के नीचे एक प्लेट भी रहती थी, यानी कि जब चूहा जो है स्वतंत्रतापूर्वक बॉक्स में घूमता था तो बाई चांस चूहे से जब लीवर दब जाता था तो भोजन जो है ऊपर जो रखा था वो प्लेट में आके गिर जाता था और चूहा उसे खा लेता था। यानी कि जब एक भूखा चूहा पहली बार बॉक्स में रखा गया तो उसे लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना मालूम नहीं था। देखिए जब भूखे चूहे को पहली बार रखा गया था बॉक्स में तो उसे ये नहीं पता था कि लीवर दबाने पर ही भोजन की प्राप्ति होगी। इसलिए वो क्या हुआ, वह भूख से परेशान होकर बॉक्स में इधर उधर घूमने लगा और दीवारों को पंजों से खरोंचने लगा। यानी कि इसी तरह के व्यवहार को क्या कहा गया, अन्वेषी व्यवहार, यानी एक्सप्लोर करना। इस तरह खोजबीन करते हुए संयोग से एक बार लीवर दब गया और लीवर दबते ही प्लेट में खाना गिर गया और चूहे ने उसे खा लिया। अगले प्रयास में कुछ क्षणों के पश्चात जो है यह अन्वेषी व्यवहार पुनः प्रारंभ हुआ। यानी कि जब पहली बार चूहे से गलती से जब लीवर दब गया और प्लेट में खाना गिर गया तो अब दोबारा क्या हुआ, दोबारा चूहे ने फिर से प्रयास करना चालू किया और ये व्यवहार बार बार होने लगा। और बार बार जब व्यवहार जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, यानी कि जब ये घटना बार बार चूहे ने की तो चूहे को बॉक्स में रखने और उसके द्वारा लीवर दबाने के बीच का समय अंतराल भी घटता चला गया। यानी कि
सुना होगा आप लोगों ने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जब कोई काम आप पहले बार करने जाते हैं तो उस काम को कंप्लीट करने में आपको बहुत समय लगता है, लेकिन जब वही काम आप बार बार करने लगते हैं तो आपकी जो करने का तरीका है उसमें परफेक्शन भी आ जाता है और कम समय में उस काम को आप करने लगते हैं। तो इसी को बोला गया कि इसके बीच का समय अंतराल घटता चला गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है। जब ये ऐसा होने लगा, यानी कि चूहा, अब एक समय ऐसा आया कि चूहे को बॉक्स में डाला गया और चूहे ने पहली बार में ही लीवर दबाया और तुरंत फट से भोजन को प्राप्त कर लिया। तो जब ये ऐसा होने लगा तो इसी को क्या कहा गया, इसी को स्किनर के अनुसार क्या कहा गया, अनुबंधन कहा गया, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा गया। यानी कि अनुबंधन पूर्ण हो जाता है जब स्किनर बॉक्स में रखते ही चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता है। अब देखिए यहाँ क्या स्पष्ट हो जाता है, यहाँ यह स्पष्ट है कि लीवर दबाने की अनुक्रिया, ठीक है, यहाँ क्या स्पष्ट है, लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है जिसका परिणाम भोजन प्राप्ति है। देखिए आपको याद होगा शुरुआत में बताया था लर्निंग बाय कंसिक्वेंस, यानी कि इनकी जो थ्योरी है इसीलिए कही जाती है परिणाम आधारित तरीकम। क्यों? क्योंकि लीवर दबाने पर जो परिणाम प्राप्त हुआ चूहे को, भोजन की प्राप्ति प्राप्त हुई। तो इस प्रयोग में हमने क्या देखा कि लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। यानी कि लीवर क्यों दबाया जा रहा है, क्योंकि इससे जो परिणाम मिल रहा है भोजन की प्राप्ति हो रही है। इसलिए इस प्रकार के अधिगम को क्या कहा गया, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, यानी नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है। इसको एकदम ध्यान से याद करके रख लीजिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। अब जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो कुछ उदाहरण हैं, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। यस, जैसे सबसे पहला उदाहरण है, घरों में बच्चे अपनी माँ के ना रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को खोजने का कार्य करते हैं जहाँ जार में मिठाई छिपाकर रखी गई है और मिठाई खा लेते हैं। ठीक है, यानी बच्चे जिससे कुछ पाना चाहते हैं उससे अत्यंत विनम्रता से बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हमने नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत पर ही सीखा है। देखिए कोई एग्ज़ाम में जो है कि एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कौन सी कंडीशनिंग है, तो ये थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का लग रहा है। जैसे रेडियो चलाना, कैमरा चलाना, टीवी चलाना, मोबाइल चलाना सीखना, ये किस अनुबंधन के सिद्धांत पर हम सीखते हैं, तो ये नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत पर ही हम सीखते हैं। ठीक है, यानी कि अपने वांछित उद्देश्य को पाने के लिए मनुष्य नैमित्तिक अनुबंधन द्वारा बहुत से कार्य संपादित करने वाले संक्षिप्त तरीके सीख लेता है। देखिए स्किनर बक्स की जो बात मैं कह रहा था, स्किनर बक्स जो फिगर 6.2 लिखा था ये है। स्किनर बक्स कुछ इस टाइप का था, इसे देख लीजिए 6.2। यहाँ पर देखिए ये चूहा है, ठीक है, लीवर, यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म है, इसको आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, अब हम आते हैं, देखिए अगला है हमारा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक कौन कौन से हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक, ओके। तो आपने ध्यान दिया है कि क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें इसके परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है। देखिए लर्निंग बाय कंसिक्वेंस, जो मैं बार बार कह रहा हूँ वही लाइन यहाँ पे लिखी है, अथवा उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो ऐसे परिणाम को रीइंफोर्सर या प्रबलक कहते हैं। देखिए क्रिया प्रसूत करने के बाद, एक्टिविटी करने के बाद, स्वतंत्र रूप से बक्से में चलने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है, यानी वो जो परिणाम है, यानी वो जो भोजन है चूहे के लिए, वो क्या है, वो एक तरीके का पुनर्बलक का कार्य करता है, पुनर्बलन का कार्य करता है। किसके लिए? चूहे के लिए, ताकि अगली बार जो अनुक्रिया की दर हो वो बढ़ जाए। ठीक है, यानी कि अनुक्रिया की दर कैसे बढ़ेगी, उस प्रबलक या रीइंफोर्सर के कारण अनुक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रबलक क्या है या रीइंफोर्समेंट क्या है या रीइंफोर्सर क्या है। देखिए तो रीइंफोर्सर क्या है, रीइंफोर्सर ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है। ठीक है, रीइंफोर्सर या प्रबलक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया या एक्टिविटी के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। बस एक लाइन ये याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रीइंफोर्सर। तो रीइंफोर्सर क्या है, रीइंफोर्सर एक ऐसा स्टिमुलस या इवेंट है जो किसी वॉलंटरी यानी वांछित अनुक्रिया
रिस्पोंडेंट के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। जैसे चूहे को मिला भोजन अगली बार उसकी अनुक्रियाओं को बढ़ा देगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। रेनफोर्सर या प्रबलक की अनेक विशेषताएं होती हैं जो अनुक्रिया की दिशा व शक्ति को निर्धारित करता है या करती है। आगे देखिए क्या है। प्रबलक की मुख्य विशेषताओं में इसका प्रकार, यानी कि देखिए अब रीइंफोर्समेंट का टाइप यहाँ पे लिखा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, पूछा जाता है। यानी धनात्मक अथवा ऋणात्मक पुनर्बलन। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है। प्रबलक की मुख्य विशेषताओं में इसका प्रकार, इसकी संख्या या आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसकी क्वालिटी यानी हाई क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है, और अनुसूची यानी शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी सतत अथवा आंशिक आदि हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें बहुत हद तक किसी भी कार्य के करने की संभावना को बढ़ाती या घटाती हैं जब कोई भी क्रिया प्रसूत व्यवहार किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। प्रबलक की ये सभी विशेषताएं क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करती हैं, मैंने बता दिया। अनुबंधित की जाने वाली अनुक्रिया या व्यवहार का स्वरूप दूसरा कारक है। यानी पहला कारक क्या हो गया आपका, प्रबलक कैसा है। ठीक है, यानी कि व्यवहार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक हो गया जो हमारा प्रबलक था, उसके प्रकार, ये जो भी चीज़ें मैंने बताई वो। दूसरा है प्रबलक की माफ़ कीजिएगा, दूसरा कारक है अनुबंधित की जाने वाली अनुक्रिया या व्यवहार का स्वरूप कैसा है। ये दूसरा कारक है जो इस प्रकार के अधिगम को प्रभावित करता है। और क्या है देखिए, अनुक्रिया के घटित होने और प्रबलन के बीच का अंतराल का मतलब टाइम डिफरेंस भी क्रिया प्रसूत अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा है। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा होगा। हाँ, अब देखिए हम बात करेंगे प्रबलन के प्रकार। ठीक है, ये क्या है, प्रबलन के प्रकार। अब देखिए प्रबलन के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी शुरुआत में मैंने बताया धनात्मक अथवा ऋणात्मक। तो देखिए क्या लिखा है। प्रबलन धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। यानी कि रीइंफोर्समेंट देखिए कितने टाइप का होता है। रीइंफोर्समेंट होता है एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। ठीक है, यानी कि धनात्मक पुनर्बलन क्या होते हैं अब इसे समझिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। पुनर्बलन क्या होता है, धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, दंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए क्या लिखा है। धनात्मक प्रबलन, पुनर्बलन कह लीजिए, प्रबलन कह लीजिए, बात एक ही है, कंफ्यूज ना होइएगा। धनात्मक प्रबलन में वे उद्दीपक या स्टिमुलस शामिल होते हैं जिनका परिणाम सुखद होता है। यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, वे स्टिमुलस होते हैं जो कि प्लीजर गिविंग होते हैं, सुखद होते हैं, प्लीजर गिविंग। ठीक है, आगे देखिए क्या है। धनात्मक प्रबलन जिस नैमित्तिक अनुक्रिया से प्राप्त होता है उसे दृढ़ करता है और बनाए रखता है। यानी देखिए धनात्मक या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम क्या है, जो अनुक्रिया है उसकी दर को बढ़ा देता है, यानी उसके घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है। अब ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्सर आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब देखिए धनात्मक पुनर्बलन का ये भी पूछा जाता है, उदाहरण क्वेश्चन दे दिया जाता है कि पहचानिए कौन सा धनात्मक पुनर्बलन है, कौन सा ऋणात्मक। तो जो धनात्मक पुनर्बलन है वो आपका भोजन है, पानी है, ठीक है, तमगा है, प्रशंसा, धन, प्रतिष्ठा, सूचनाएं आदि, ये सारी चीज़ें क्या है, धनात्मक पुनर्बलन है। और अब देखिए क्या है, ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, या ऋणात्मक प्रबलक या नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या होता है। ये अप्रिय एवं पीड़ादायक उद्दीपक होते हैं। यानी ऋणात्मक पुनर्बलन या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं, बहुत ही अनवांटेड, अनचाहे और पीड़ादायी होते हैं, पेनफुल उद्दीपक होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं, ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करती हैं, यानी उसे ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। यानी कि ऐसे उद्दीपक जो आपको किसी अनुक्रिया से दूर रहने के लिए बाध्य करते हैं वो ऋणात्मक पुनर्बलन या पुनर्बलक कहलाते हैं। इस प्रकार ऋणात्मक प्रबलन परिहार अनुक्रिया अथवा पलायन अनुक्रिया, यानी कि परिहार मतलब अवॉइडेंस, ठीक है, की ओर इशारा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दुखदायी ठंड से बचने के लिए व्यक्ति ऊनी कपड़े
पहनने लगता है, लकड़ी जलाता है या बिजली के हीटर का उपयोग करना सीखता है। यानी मान लीजिए बहुत कड़ाके की ठंड है, तो आप उस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए, यानी इस दुख से बचने के लिए आप जो तरीके अपनाते हैं, जैसे आप ऊनी कपड़े पहनते हैं, लकड़ी जलाते हैं यानी आग जलाते हैं, या बिजली के हीटर का उपयोग करते हैं, ये क्या है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है। ठीक है, यानी आपको उस ठंड से बचने के लिए आप ये जो अनुक्रियाएं कर रहे हैं, ये नेगेटिव रिइंफोर्सर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, व्यक्ति खतरनाक उद्दीपकों से दूर भागना सीखता है क्योंकि यह ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करता है। यानी कि आप खतरनाक उद्दीपक से दूर भाग रहे हैं। ध्यातव्य है कि ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन लाइन और ध्यान से समझिएगा, जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है वो पनिशमेंट नहीं होता है। बहुत से लोग नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को पनिशमेंट समझ लेते हैं, यानी कि नेगेटिव या जो ऋणात्मक पुनर्बलन है वो दंड नहीं है, दंड अलग चीज़ होती है। ठीक है, यह उल्लेखनीय दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है या दबाता है, जबकि ऋणात्मक प्रबलन परिहार या पलायन की अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। देखिए, दंड क्या करता है, दंड किसी भी अनुक्रिया को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं और आप 2 घंटे लेट हो गए हैं, तो आपके बॉस ने क्या किया, आपकी 2 घंटे की सैलरी काट ली, तो ये है आपका दंड, इसे दंड हम कहेंगे। लेकिन ऋणात्मक पुनर्बलन क्या है, ऋणात्मक पुनर्बलन केवल किसी भी अनुक्रिया, है ना, ऋणात्मक प्रबलक परिहार या पलायन की अनुक्रिया, यानी आप किसी भी एक्टिविटी को ना करने की दर को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, दुर्घटना की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए अथवा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माना किए जाने से बचने के लिए चालक एवं सहचालक सीट बेल्ट पहनते हैं। ठीक है, यह विदित है कि कोई भी दंड स्थायी रूप से किसी अनुक्रिया को नहीं दबा पाता है। यानी कि दंड से किसी भी अनुक्रिया को ये भी देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि दंड से या पनिशमेंट से किसी भी अनुक्रिया को समाप्त कभी भी नहीं किया जा सकता है, केवल उस अनुक्रिया को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है। ठीक है, हल्के या विलंबित दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पनिशमेंट जितना ही कठोर होता है उसका दमन प्रभाव भी उतने ही अधिक काल तक बना रहता है, परंतु यह कभी भी स्थायी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अब यहाँ पर मैंने फिगर एक आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई पॉजिटिव स्टिमुलस ऐड करते हैं तो उससे अनुक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। ये जो ग्राफ है ये बता रहा है अनुक्रिया की दर बढ़ गई क्योंकि पॉजिटिव स्टिमुलस मिल गया। निगेटिव स्टिमुलस क्या होता है, निगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है, निगेटिव रिइंफोर्समेंट हम जब किसी भी अनुक्रिया से निगेटिव स्टिमुलस को हटा देते हैं। देखिए, एस माइनस का मतलब है जब निगेटिव स्टिमुलस को हटा दिया, अवॉइड कर दिया, पलायन कर दिया, तो भी जो है अनुक्रिया की दर बढ़ जाती है। देखिए, अब यहाँ पर डिफरेंस समझिएगा, पुनर्बलन चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, दोनों की ही वजह से अनुक्रिया की दर हमेशा बढ़ जाती है। केवल एक में हम लोग कोई धनात्मक उद्दीपक ऐड करते हैं और एक में हम किसी ऋणात्मक उद्दीपक को हटा देते हैं, ये डिफरेंस है, ये समझिएगा। ठीक है, अब देखिए दंड को एक बार समझिए, दंड क्या है, दंड को फिगर से समझिए। तो दंड भी क्या है, एक धनात्मक दंड है, दूसरा ऋणात्मक है, यानी पनिशमेंट। जब हम किसी अनुक्रिया से किसी पॉजिटिव स्टिमुलस को हटा देते हैं तो अनुक्रिया की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, दब जाती है। ये फिगर देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा टॉपर था लेकिन उसे फिर भी अवार्ड नहीं मिला, मतलब टॉपर बनने की रेस में था लेकिन किसी और बच्चे को टॉपर बना दिया गया और उसे अवार्ड नहीं दिया गया, यानी अब वो बच्चा क्या है, डिमोरलाइज हो गया और आगे चलकर हो सकता है वो उतनी मेहनत ना करे जितना उसने अभी किया था। अब निगेटिव पनिशमेंट का मतलब क्या है, जब हम किसी निगेटिव स्टिमुलस को उस अनुक्रिया में ऐड करते हैं, जैसे क्लास में शोर मचाते हुए बच्चे को डंडा मारना क्या है, निगेटिव पनिशमेंट का एग्जाम्पल है। अब देखिए, पनिशमेंट भी ध्यान से समझिए, पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों में अनुक्रिया की दर क्या होती है, कम होती है। और रिइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, दोनों में अनुक्रिया की दर की संभावना हमेशा बढ़ती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे अगर हम बात करें तो एक वन लाइनर भी मैंने लिख रखा है, पनिशमेंट सप्रेस बिहेवियर। पनिशमेंट या दंड जो है
व्यवहार को दबाता है माफ़ कीजिएगा, और पुनर्बलन क्या करता है, व्यवहार को बढ़ाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए क्या है। अब यहाँ पर है प्रबलन की संख्या तथा अन्य विशेषताएं, यानी कि रीइंफोर्समेंट की संख्या क्या होती है और उसकी विशेषताएं और अन्य विशेषताएं क्या हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रबलन की संख्या यानी कि रीइंफोर्समेंट के नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट से आशय क्या है, उन प्रयासों की संख्या से है जिनमें प्राणी को रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड प्राप्त हुआ है, यानी कितने प्रयासों की संख्या के बाद उसे रीइंफोर्समेंट मिला है, वो क्या कहलाता है, प्रबलन की संख्या। ठीक है। प्रबलन की मात्रा से आशय क्या है, प्रबलित करने वाले उद्दीपक यानी भोजन या पानी या पीड़ादायक कारक की तीव्रता कितनी है या कितनी मात्रा को प्रत्येक प्रयास में प्राणी प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है 8 रोटी की और आपको केवल 2 ही रोटी दी जा रही है या 4 ही रोटी दी जा रही है, यानी जो प्रबलक की या जो रीइंफोर्समेंट की मात्रा है वो कम है। ठीक है। अब प्रबलन की गुणवत्ता क्या है, देखिए प्रबलन की गुणवत्ता से तात्पर्य है प्रबलक के प्रकार से है, यानी जैसे मटर का दाना या ब्रेड का टुकड़ा किशमिश या केक की तुलना में निम्न गुणवत्ता वाला प्रबलक है, यानी कि गुणवत्ता में जैसे मटर का दाना है या ब्रेड का टुकड़ा है वो तुच्छ है किसके कंपैरिजन में, किशमिश या केक की तुलना में, ये गुणवत्ता निम्न गुणवत्ता वाला हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन की गति साधारणतया उतनी ही बढ़ती है जितनी प्रबलन की संख्या, मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है, यानी जो रीइंफोर्सर है या जो रीइंफोर्समेंट है जितना ज़्यादा दिया जाएगा उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसकी संख्या, नंबर जितने ज़्यादा होंगे रिस्पांस उतना ही अच्छा आएगा, यानी सीखने की प्रक्रिया उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। आगे देखिए है क्या है, अब आता है प्रबलन अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखिए ये जो रीइंफोर्समेंट है और शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए। अभी फ़िलहाल शॉर्ट में समझ लीजिए क्योंकि हम लोग केवल स्किनर की थ्योरी में मेन चीज़ों को जानना चाह रहे हैं। ठीक है। तो प्रबलन अनुसूचियाँ भी क्या है, देखिए प्रबलन अनुसूची अनुबंधन के प्रयासों के दौरान प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहते हैं। ठीक है। प्रबलन उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं, प्रबलन अनुसूची कहते हैं। तो ये भी होता है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, कई टाइप का होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे अगली क्लास में जब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे रीइंफोर्समेंट तब। ठीक है। आगे देखिए क्या है, विलंबित प्रबलन यानी डिलेड रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो किसी भी रीइंफोर्समेंट की प्रबलनकारी क्षमता विलंब के साथ साथ कम होती जाती है। भाई अब जाहिर सी बात है, प्राणी व्यवहार तो कर रहा है यानी क्रिया प्रसूत तो कर रहा है, लेकिन उसका जो पुनर्बलन है उसे बहुत देर में दिया जा रहा है तो जो कंडीशनिंग की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। यह पाया गया है कि प्रबलन प्रदान करने में विलंब से निष्पादन का स्तर निकृष्ट हो जाता है। निकृष्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए प्राणी व्यवहार तो कर रहा है, क्रिया प्रसूत कर रहा है अपने हिसाब से, लेकिन उसे जो पुनर्बलन है जब देना चाहिए, जितनी मात्रा में देना चाहिए और जितनी बार देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। इससे क्या होता है, जो प्राणी का निष्पादन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब मान लीजिए जैसे यदि बच्चों से यह पूछा जाए कि वे किसी काम को करने के तुरंत बाद एक छोटा पुरस्कार या लंबे अंतराल के बाद एक बड़ा पुरस्कार लेना पसंद करेंगे, तो बच्चे देखिए क्या कहेंगे कि उन्हें छोटा ही पुरस्कार चाहिए लेकिन तुरंत चाहिए। ठीक है। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है, नेचर होता है। अब प्रमुख अधिगम प्रक्रियाएं, अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख अधिगम प्रक्रियाएं। इसमें देखिए क्या होता है जब अधिगम घटित होता है यानी जब लर्निंग होती है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो यानी प्राचीन अनुबंधन हो, क्लासिकल हो या क्रिया प्रसूत हो, ऑपरेंट हो, तब इसमें कुछ प्रक्रियाएं घटित होती हैं। जैसे ये है प्रबलन रीइंफोर्समेंट, जैसे मैंने बता दिया। विलोपन यानी एक्सटेंशन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, माफ़ कीजिएगा, एक्सटिंक्शन का मतलब ये है जब क्रिया प्रसूत करने के बाद प्राणी को रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जा रहा है तो वो धीरे धीरे क्या है, उस क्रिया प्रसूत अनुबंधन को भूलने लगेगा। क्यों भूलने लगेगा, क्योंकि
क्रिया प्रसूत अनुबंधन होने के बाद उसे परिणाम या पुनर्बलन नहीं दिया जा रहा है इस वजह से, तो उसे एक्सटेंशन कहेंगे। या अर्जित अनुक्रिया का घटित होना, कुछ खास दशाओं में अधिगम का अन्य उद्दीपकों के प्रति सामान्यीकरण। ठीक है, अगला है प्रबलन देने वाले तथा प्रबलन न देने वाले उद्दीपकों के बीच विभेदन तथा स्वतः पुनः प्राप्ति। इतनी चीज़ें हैं। ठीक है अब देखिए क्या है, प्रबलन प्रयोगकर्ता द्वारा प्रबलक देने की क्रिया का नाम है, यानी रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट मैंने बता दिया क्या होते हैं, जो अनुक्रिया की दर या संभावना को बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। अब देखिए रीइंफोर्सर भी दो टाइप के होते हैं, प्रबलक प्राइमरी और सेकेंडरी। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक उद्दीपक का उदाहरण कौन कौन सा है। तो प्राथमिक उद्दीपक जो होता है प्राइमरी रीइंफोर्सर जैविक रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह प्राणी के जीवन का निर्धारक होता है, जैसे भोजन है ना, भूख और प्यास। द्वितीयक प्रबलक क्या होता है, ऐसा प्रबलक होता है जिसने पर्यावरण के साथ प्राणी के अनुभव के कारण प्रबलक की विशेषताएं प्राप्त कर ली होती हैं, जैसे धन, प्रशंसा और श्रेणियों का उपयोग। इसी तरह के प्रबलक का जो है उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, विलोपन। मैंने आपको बता ही दिया विलोपन क्या है। विलोप का तात्पर्य अधिगत अनुक्रिया के लुप्त होने से है, जो प्रबलन को उस परिस्थिति से हटा लेने के कारण होती है। ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, आगे देखिए क्या है, स्वतः माफ कीजिएगा, स्वतः स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर देखिए लिखा है विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो देखिए क्या है, डिस्क्रिमिनेशन की प्रक्रिया हर प्रकार के अधिगम में पाई जाती है, तथापि इनका विस्तृत अनुबंधन के संदर्भ में किया गया है विस्तृत अध्ययन। ये उदाहरण है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, अगर ना समझ आए तो मुझे बताइएगा। सामान्यीकरण क्या है, जब हम किसी भी अनुक्रिया को सामान्य परिस्थिति में जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक बच्चा काले कपड़े पहने व बड़ी मूंछों वाले व्यक्ति से डरने की अनुक्रिया से अनुबंधित है। बाद में जब वह एक नए व्यक्ति से मिलता है जो काले कपड़ों में है और दाढ़ी रखे हुए, तो बच्चा भयभीत हो जाता है, तो इसे कहेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद बच्चे का भय सामान्यीकृत है, वह एक दूसरे अपरिचित से मिलता है जो धूसर कपड़ों में है और दाढ़ी मूछ रहित है, तो बच्चा नहीं डरता है। यानी कि एक दाढ़ी मूछ वाले चाहे बच्चा जितने भी इंसानों से मिले, तब ये क्या है, सामान्यीकरण का उदाहरण है। लेकिन एक दाढ़ी मूछ जिस इंसान के नहीं है, जब वो उससे मिलता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, स्वतः पुनः प्राप्ति का मतलब क्या है, जब कोई अनुक्रिया विलोपित हो जाती है लेकिन बाद में फिर से, देखिए क्या लिखा है, स्वतः पुनः प्राप्ति किसी अधिगम अनुक्रिया विलोप होने के बाद होती है। मान लीजिए एक प्राणी प्रबलन प्राप्त करने के लिए एक अनुक्रिया करना सीखता है, इसके बाद अनुक्रिया विलुप्त हो जाती है और कुछ समय बीत जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या अनुक्रिया पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है और अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करने पर अनुक्रिया घटित नहीं होगी। यह पाया गया है कि काफ़ी समय बीत जाने के बाद सीखी हुई अनुबंधित अनुक्रिया का पुनरुद्धार हो जाता है और वो अनुबंधित उद्दीपक के प्रति घटित होती है। स्वतः पुनः प्राप्ति की मात्रा विलोप के बाद बीती हुई समय अवधि पर निर्भर करती है। यानी स्वतः पुनः, यानी यह अवधि जितनी ही अधिक होगी, अधिगत अनुक्रिया की पुनः प्राप्ति उतनी ही अधिक होती है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, अगर इसका कुछ ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा। तो देखिए जो स्वतः ये जो फिगर है, इस फिगर को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है अनुबंधित अनुक्रिया की प्रबलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अनुबंधन की अनुक्रिया बढ़ी है। विलोपन क्या है, जब प्रयासों की संख्या घटती चली गई तो प्राणी उस व्यवहार को धीरे धीरे कम कर देता है, भूलता चला जाता है, विलुपित होती चली जाती है। फिर एक विश्राम पॉइंट आता है, यानी कि उस फेज़ में कुछ नहीं होता। उसके बाद स्वतः पुनः प्राप्ति, यानी केवल अनुबंधित उद्दीपक से फिर से स्वतः पुनः प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। यहाँ पर मैंने लिया है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोग्राम लर्निंग है वो किसके द्वारा दी गई है। तो
प्रोग्राम लर्निंग देखिए क्या है, थॉर्नडाइक के समान स्किनर भी अपने सीखने के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने के लिए लालायित थे। स्किनर के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया ठीक ढंग से कब होती है, जब सीखे जाने वाली सूचनाओं को छोटे छोटे चरणों या कदमों में बांटकर उपस्थित किया जाता है। यानी स्किनर के अनुसार वो क्या कहते थे, किसी भी चीज़ को बच्चे को एक साथ नहीं सिखाना चाहिए, उसे छोटे छोटे स्टेप में बांटकर सिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई, उस शिक्षार्थी को उसके शिक्षण की परिशुद्धता के बारे में तुरंत परिणाम ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, यानी उसका रिजल्ट। तीसरी चीज़ उन्होंने बताई, शिक्षार्थी को अपने गति से सीखने दिया जाता है, यानी जब बच्चा अपनी खुद की गति से सीखेगा तो वो और अच्छे से सीखेगा। अब स्किनर क्या मानते हैं, देखिए स्किनर का मत है कि ठीक है, स्किनर का मत है कि स्कूल में जो भाषण विधि से शिक्षा दी जाती है उसमें उपयुक्त तीनों नियमों की अवहेलना होती है, इसलिए उन्होंने उसके जगह पर प्रोग्राम लर्निंग को महत्वपूर्ण बतलाया है, ठीक है। और जिस उपकरण द्वारा प्रोग्राम मटेरियल को उपस्थित किया जाता है इसे टीचिंग मशीन कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोग्राम लर्निंग किसके द्वारा दी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्किनर के द्वारा दी गई है। यहाँ पर कुछ आलोचनाएं हैं स्किनर की थ्योरी को, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको डिस्कस करने में जो है काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा। मेन डिफरेंस है इसमें, आलोचनाएं क्या है, जैसे कह लीजिए इसमें देख लीजिए, जैसे इस सिद्धांत में क्या है, क्रमबद्धता नहीं है। दूसरी चीज़, ये इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन का होना जरूरी है, लेकिन कई मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं, बल्कि सीखी गई क्रियाओं को निष्पादन के रूप में व्यक्त करने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, स्किनर ने और क्या बताया है, ऑपरेंट कंडीशन इस पर शब्दों में बतलाया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सिर्फ क्रिया प्रसूत अनुक्रियाओं को ही सीखा जाता है, लेकिन बहुत से मनोवैज्ञानिक ने इनकी इस बात को भी गलत साबित किया है, ठीक है। तो ये है इनकी कुछ कह लीजिए आलोचनाएं जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई। तो ये था आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, स्किनर की थ्योरी को डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी, और अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है थ्योरी से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और चैनल पर मैंने जो है यूजीसी नेट से रिलेटेड बहुत से वीडियो डाल रखे हैं, पीजीटी साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल रखे हैं, और साथ ही साथ यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पेपर्स पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसको भी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो एक बार चैनल पर जाकर विजिट करके आप देखिए, और जो भी ना समझ में आए मुझे कमेंट के द्वारा पूछिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।